नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यमणि जैन और आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे। हमारा ये चैनल आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने वाला है, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको देंगे वो सारी जानकारी जो आपको चाहिए इस मार्केट में सक्सीड करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम हमारी पहली वीडियो की ओर। हमारी ये पहली वीडियो आज की स्टॉक मार्केट न्यूज़ के ऊपर है। ये सिर्फ नॉर्मल हेडलाइंस ही नहीं है, बल्कि इन हेडलाइंस का इकोनॉमी से लेके आपकी पॉकेट तक क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, ये हमने सब कुछ डिटेल्ड में समझाया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़ के साथ। तो कल रात वॉल स्ट्रीट पर इंडाइसिस ने मिक्स्ड क्लोजिंग दी, जहां डाउ जोन्स 179 पॉइंट्स गिरकर और नैस्डैक 30 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर बंद हुआ। यानी पिक्चर ये है कि मार्केट ना फुल पैनिक मोड में है ना फुल सेलिब्रेशन मोड में है, बल्कि प्योर वेट एंड वॉच मूड में बैठा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है फेडरल रिजर्व की मीटिंग। फेडरल रिजर्व ने कल अपनी 2 दिन की पॉलिसी मीटिंग स्टार्ट कर दी है और मार्केट ऑलमोस्ट श्योर है कि इस हफ्ते उन्हें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट मिल जाएगा। लेकिन टेंशन ये है कि कट के बाद फेड का टोन कैसा होगा। ट्रेडर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 87% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट हो जाए, बट फेड के कुछ एक एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि रेट कट शायद इस बार ना हो। उसका सबसे प्राइमरी रीज़न है इन्फ्लेशन, जो कि 2.8% के लेवल पे बैठा है, जबकि वो 2% के लेवल पर चाहिए तो रेट कट जो है हम उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। बाकी जो उसके अदर रीजंस है लाइक ग्रोथ स्लो डाउन एंड इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब फेवर में है कि हाँ रेट कट होना चाहिए, बट इस एक रीज़न की वजह से प्रोबेबिलिटी जो है कम हो गई है और उसकी वजह से आज इंडियन मार्केट्स का सेंटिमेंट्स भी हमें खराब होता दिखा। तो प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ये भी इस बार मार्केट ये चीज़ भी मार्केट को कोशिश कर रही है कि आगे के रेट्स इतनी जल्दी होंगे भी या नहीं होंगे। मार्केट में ऐसी एंटिसिपेशन है कि फेड ये कमेंट्री दे सकता है कि आगे के रेट कट्स जल्दी नहीं होने वाले। ऊपर से यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये लगभग 4.18% तक चढ़ गया, और जब भी यील्ड्स ऊपर जाते हैं इक्विटीज़ के लिए थोड़ा प्रेशर बनता है। सेक्टर वाइज देखें तो एनर्जी स्टॉक्स आज थोड़े पॉजिटिव थे यूएसए में, हेल्थ केयर सबसे वीक रहा और बैंक्स पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने बोला कि 2026 में उनके एक्सपेंसेस $105 बिलियन के पास चढ़ सकते हैं, और इस वजह से उसका स्टॉक लगभग 5% तक गिरा और पूरे यूएस बैंकिंग इंडेक्स को उसने 2% से नीचे गिराया। तो अब चलते हैं हम हमारे प्यारे टेक सेक्टर की ओर, जहां पे कुछ मेजर अपडेट्स निकल के आज आ रहे हैं। टेक साइड की स्टोरी सिर्फ एनवीडिया ऊपर नैस्डैक ग्रीन में बंद हुआ तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे एआई का क्रेज, चाइना यूएस टेंशंस और फेड का इंटरेस्ट रेट गेम सब एक साथ मिक्स हो रहा है। कल रात यूएस मार्केट्स में इंडेक्सेस ओवरऑल मिक्स्ड थे। डाउ जोन्स लगभग 179 पॉइंट्स डाउन, S&P 500 हल्का सा नीचे, और नैस्डैक 30 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। यानी टेक की तरफ से एक छोटा सा ग्रीन सिग्नल, लेकिन बहुत बड़ी रैली नहीं हमें देखने को मिली। अब पूरा टेक एंगल समझे तो ये निकलता है हमारा कि एआई चिप्स का जो हंगामा है, कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई माइक्रोसॉफ्ट ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर कस्टम एआई चिप्स डेवलप करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है। इस न्यूज़ के बाद एक सेशन में ब्रॉडकॉम लगभग 3% ऊपर और एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट करीब 2% तक चढ़ गए, और S&P 500 का टेक सेक्टर उस दिन सिंगल ग्रीन सेक्टर था जो मार्केट को होल्ड करके बैठा था। यानी मैसेज क्लियर था कि मार्केट अभी भी एआई का फ्यूचर पर बहुत बुलिश है। दूसरा पॉइंट, एनवीडिया वर्सेस चाइना, पार्शियल इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हमें। एनवीडिया के H200 चिप्स को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चाइना को एक तरह का हम पार्शियल एक्सेस दे रहे हैं। रूल्स ऐसे फ्रेम उन्होंने किए हैं कि कंपनी कुछ शिपमेंट्स कर पाए, लेकिन रेवेन्यू शेयर टाइप कंडीशन के साथ, जहां चाइना रिलेटेड सेल्स पर एनवीडिया को यूएस को ज़्यादा हिस्सा देना पड़ेगा। इसका मतलब एनवीडिया के लिए एक तरफ नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो खुल गई है, दूसरी तरफ पॉलिसी रिस्क और कंप्लायंस का एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो पड़ गया है। इसलिए स्टॉक में सिर्फ
ऊपर सिर्फ खुशी वाला मूव नहीं बल्कि ऊपर नीचे स्विंग्स देखने को मिले हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमने H200 चिप्स को आपको अलाउ करते हैं, बट उसके साथ साथ उन्होंने 25% का टैक्स कट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जितनी आप सेल करोगे उतना आपको उसके ऊपर 25% टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, फेड और वैल्यूएशन का टेंशन। एआई स्टोरी जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही सेंसिटिव है। इंटरेस्ट रेट्स के लिए जितना ज़्यादा रेट हाई उतना ही फ्यूचर एआई प्रॉफिट्स का आज का वैल्यूएशन महंगा लगता है। अभी सिचुएशन ये है कि फेड की मीटिंग के जस्ट पहले इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा सा रिस्क ऑन, थोड़ा सा कॉशियस वाला है। इसका इफेक्ट टेक पर ये हुआ कि एक दिन पहले जहां पूरा टेक सेक्टर में स्ट्रॉन्ग रैली थी, चिप्स धमाका कर रहे थे, अगले सेशन में मोमेंटम कूल हो गया। नैस्डैक बस थोड़ा सा ही ग्रीन रहा। सिंपल शब्दों में टेक साइड ये कह रहा है एआई का लॉन्ग टर्म फ्यूचर अभी भी ब्राइट है, लेकिन वैल्यूएशन, रेगुलेशन और फेड इंटरेस्ट रेट सबका हिसाब किताब हर दिन रीप्राइज हो रहा है। इसलिए तुमको चार्ट पे स्ट्रेट लाइन रैली नहीं बल्कि कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी यूएस की न्यूज़। तो अब हम चलते हैं हमारे डोमेस्टिक इक्विटी के सेक्शन की ओर, जहां आज निफ्टी 120 पॉइंट गिरकर और सेंसेक्स 436 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। तो आज मार्केट में हुई इस गिरावट के पीछे क्या कारण है, चलिए समझते हैं। तो पहला रीज़न इस मार्केट की गिरावट का है वो है यूएस फेड का कॉशनरी स्टांस। तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि फेड इस बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस कर सकता है, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म होती दिख रही है, क्योंकि फेड कमेटी के कुछ एक लोगों का कहना है कि फेड को इंटरेस्ट रेट कट बिल्कुल भी नहीं अभी करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके सेट टारगेट पर बिल्कुल भी नहीं चल रही। उनका सेट टारगेट जो कि 2% का है, बट इन रियलिटी इन्फ्लेशन 2.8% के करीब चल रही है, जो कि नीचे आएगी भी क्यों? टैरिफ्स का असर अब ग्राउंड लेवल पर दिखना शुरू हो गया है। आप कुछ भी सामान यूएस में उठा के देख लो, चाहे वो एप्पल हो, फुटवेयर हो, ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर एक चीज़ का दाम 20 से 30% तक बढ़ गया है। और इकोनॉमी में जॉब कट्स जो है वो अलग से चल रहे हैं। जहां अमेरिकन कंज्यूमर मौज मस्ती से ज़िंदगी जीता था, जो मन में आता था उठाकर ले आता था, वही कंज्यूमर आज सोच समझकर शॉपिंग कर रहा है। जितनी ज़रूरत है उतना ही कार्ड भर रहा है। उसकी पॉकेट, उसकी जॉब इतनी स्ट्रेस्ड हो चुकी है कि अब वो सारे लेजर त्याग के सिर्फ सर्वाइवल का ही सोच रहा है। लेकिन ये चीज़ अब हमारे ट्रम्प बाबू को कौन समझाए? उनके हिसाब से तो इंपोर्ट करना ही पाप है। जबकि हम इंडिया की अगर एग्जांपल लें, अगर हमारे यहाँ ऑयल की इतनी एक्सप्लोरेशन अभी नहीं है और हमारी कंट्री को ऑयल अगर कहीं से सस्ता मिल रहा है, या फिर एग्जांपल ले लेते हैं स्मार्टफोन की, अगर हमारी कंट्री में स्मार्टफोन की ज़रूरत है, हमारे 150 करोड़ भाई बहनों को स्मार्टफोन हर एक को ज़रूरी है, और वो स्मार्टफोन की कॉस्ट अगर हमारे इंडिया में 20,000 की पड़ रही है, बट वही उसके अगेंस्ट हमें चाइना से वो 5,000 का मिल रहा है, तो हम वो क्यों नहीं खरीदेंगे? एक तो उसे खरीदने से हमारी कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल होगी, दूसरा वो उसके बजट में रहेगा, तीसरा जो रीज़न है कि हमारी उस प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। जब हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, तो हम इंडिया में भी वो 5,000 का जब हमें मिलने लगेगा तो हम इंडिया में ही खरीदेंगे उसे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे ही बनाएंगे उसे। लेकिन इस बेसिक इकोनॉमिक्स को ट्रम्प बाबू ने इग्नोर करते हुए गाय भैंस को एक ही तकड़ी में तोल दिया। जिन प्रोडक्ट से इन्फ्लेशन कम होनी थी, जिन प्रोडक्ट से इन्फ्लेशन कम होनी थी, उनको भी उसने टैरिफ की कैटेगरी में ठोक दिया, उन पर भी उन्होंने मोटे टैरिफ ठोक दिए। जिन प्रोडक्ट्स का टैरिफ से कुछ लेना देना नहीं था, उन पर भी टैरिफ ठोक दिए। जिस प्रोडक्ट से इन्फ्लेशन ऊपर जा रही थी, उस पर भी टैरिफ ठोक दिए। लो, अब टेक्सटाइल की बात ही कर लेते हैं हम। यूएसए में टेक्सटाइल की कॉस्ट 50% से बढ़ गई है, ठीक है। अगर अब यही हम कंपैरिजन करें, ठीक है, कि यहाँ हमारे भाई बहन जो इंडिया में दिन रात कैसी भी वर्किंग कंडीशन हो, कैसा भी वेज रेट हो, बिना किसी इंसेंटिव के, बिना किसी फैसिलिटी से काम करते हैं, तो वो जाके हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी कम आती है और हम अमेरिका जैसे मार्केट में उन्हें सस्ते दाम में दे सकते हैं, दे पा रहे हैं, पूरी दुनिया को सस्ते दाम में दे पा रहे हैं। ऐसे ही फार्मा सेक्टर में हम वो सस्ता क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है एम्प्लॉय कॉस्ट भी छिपी हुई है। हमारे यहाँ वेज रेट कम है, वर्किंग कंडीशंस में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है।
ठीक है, फैसिलिटीज़ कम है, उनके कारण कंपनीज़ की कॉस्ट कम है, इसीलिए हम उसको सस्ते दाम पे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। क्या मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अमेरिकन कंज्यूमर इस तरह से काम कर सकता है? उनको तो अगर एक मच्छर भी काट जाए तो वो 2 दिन हॉस्पिटल से के बेड से नहीं उठते। क्या उनकी टेक्नोलॉजी से क्या वो इस कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट को ला सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो अगर वो उस चीज़ को नहीं कर सकते, अगर वो टेक्सटाइल जो बना रहे हैं वो हायर कॉस्ट पे बन रहा है, उनकी इन्फ्लेशन उससे बढ़ रही है, तो इंपोर्ट करने में उनको बेनिफिट है, उनकी इन्फ्लेशन भी उससे कम रहेगी। बट हमारे ट्रम्प बाबू जो है वो ये चीज़ समझते नहीं, उनको तो लगता है कि इंपोर्ट है ही पाप। तो वो बस गाय भैंस को एक ही तकड़ी में तोल रहे हैं और बस चला रहे हैं इकोनॉमी को, जिसके कारण जो है अब इन्फ्लेशन देख लो वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये तो वो बात हो गई भाई कि मेरे को अमीर बनना है पर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसे बचाऊंगा। क्या पैसे बचा के भी कभी कोई अमीर बना है? ये किस साइड जा रही है अमेरिका की इकोनॉमी? अमेरिका तो इनोवेटर्स की इकोनॉमी थी, इन्होंने तो इनोवेशन खत्म ही कर दी है। ये तो बस पैसा वसूल कर रहे हैं टैरिफ से। चलो सैडली कह सकते हैं, बैड टाइम्स कह सकते हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो यही एक इन्फ्लेशन का रीज़न है जो फेड के मेंबर्स को कॉशियस रख रहा है कि आप रेट कट्स मत कीजिए, वेयर एज जो बाकी रीजंस हैं जिनके कारण रेट कट होना चाहिए वो सभी सेटिस्फाइड हैं और वो सभी सिग्नल कर रहे हैं कि रेट कट हो जाना चाहिए, जैसे कि स्लो जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ना और जॉब्स कट होने इकोनॉमी में, और बिजनेसेस में री इन्वेस्टमेंट ना होना और बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कम होना। ये सब जो है सिग्नल अमेरिकन इकोनॉमी में आ रहे हैं और वो सब यही इशारा कर रहे हैं कि रेट कट्स हो जाने चाहिए, सिर्फ एक इन्फ्लेशन की रीज़न को छोड़ के। तो इस बार ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि फेड चेयरमैन क्या डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर बाकी ये 3 रीजंस जो हैं वो पॉजिटिव साइड से सिग्नल दे रहे हैं, बट एक मेजर सिग्नल इन्फ्लेशन का है, वो इस साइड सिग्नल दे रहा है कि आप रेट कट मत कीजिए, जिसका इम्पैक्ट जो है सीधा आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला। एंड ये इम्पैक्ट क्यों देखने को मिला हम ये भी समझ लेते हैं। अगर फेड रेट इंटरेस्ट जो है वो कट करता है तो उससे पैसा जो है इकोनॉमी में सस्ता हो जाता है और लिक्विडिटी जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाती है। अगर पैसे की लिक्विडिटी इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो अमेरिका से पैसा जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया में वो पैसा आता है, FIIs का फ्लो बढ़ जाता है, उसके कारण FIIs के फ्लोज के बढ़ने के कारण हमारे इंडियन मार्केट्स में भी डिमांड बढ़ती है और हमारे मार्केट्स जो है वो अपसाइड की ओर जाते हैं। तो ये कारण है, इसलिए हम कनेक्टेड हैं इस चीज़ के साथ, रेट कट के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे दूसरे रीज़न की ओर, जो है ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी फॉर इंडिया US ट्रेड डील। तो जैसे आप सबको पता है कि इंडिया US की ट्रेड डील की टॉक्स अभी चल रही हैं और इस दौरान ही आज एक वीडियो सर्कुलेट होती है जिसमें एक लड़की ट्रम्प को कह रही है, आई थिंक शी इज़ अ रिपोर्टर और शी इज़ मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट, आई डोंट नो व्हाट। तो वो उसको कह रही है कि जो राइस है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा US में डंप होता दिख रहा है। तो ट्रम्प ने उस रिस्पॉन्स में ये कहा है कि हमें इस चीज़ को लेके सीरियसली देखना चाहिए कि ये राइस जो है इसकी डंपिंग जो है इंडिया से नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जैसे कि वो बोलते ही हैं, जो मुंह में आया, जो मन में आया वो बोल दिया, फैक्ट्स देखे बिना, सुने बिना, पढ़े बिना। तो उन्होंने आज वो एक धमकी दे दी है एडिशनल टैरिफ्स की, जो कि राइस पे वो लगाना चाहते हैं। तो अब पहली बात तो अगर हम देखें कि डंपिंग होती क्या है, डंपिंग का देखो सीधा मीनिंग ये होता है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की, मान लो बासमती राइस है 100 रुपये का इंडिया में बन रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये है या 100 रुपये का बिक रहा है, अगर हम वही 100 रुपये की जगह हम बाकी कंट्रीज़ को वो 80 रुपीज़ का, 90 रुपीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है उसमें, है ना, डंपिंग पे हमें सब्सिडी दे रही है कि हाँ हम तुम्हें सब्सिडी देते हैं, जाके सस्ता तुम बाकी कंट्रीज़ में बेचो ताकि तुम्हारी जो है वो वहाँ पे सेल बढ़नी शुरू हो,
मतलब ये टैक्टिक्स होते हैं किसी कंट्री में डंप करके उसको पेनिट्रेट करके वो मार्केट को कैप्चर करना, एक्वायर करना। बट यहाँ पे केस टोटली ही डिफरेंट है। इंडिया कभी भी ऐसा गंदा बिजनेस कभी भी प्ले नहीं करता। तो ये जो काम है डंपिंग, ये सिर्फ चाइना ही करता है ऐसा बिजनेस, जो देखा गया है काफ़ी कंट्रीज़ में। अगर हम बात करें इंडियन राइस एक्सपोर्ट की, तो अमेरिका में एक $10 का जो बासमती का बैग है वो बहुत पॉपुलर है, वो बहुत ज़्यादा बिकता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि वो जो $10 का बैग अमेरिका में बिकता है, उस पर भी ऑलरेडी टैरिफ लग चुके हैं। इंडिया मोस्ट टैरिफ्ड कंट्री बन चुका है दुनिया में, और अगस्त में इस पर भी टैरिफ लग गए थे, राइस पर भी, और वो 50% के करीब लगे थे। और वो जो $10 का बैग था ना, वो अब 13 साढ़े $13 का हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, तो अब एक लॉजिकली मेरे को बात बताइए, जो चीज़ $10 की $13 हो चुकी है, ठीक है, अब वो $13 की वहाँ पे बिक रही है वो चीज़, ठीक है, और वो बिके जा रही है। जिसने लेना है इंडियन बासमती लेना है, जिसको जो चीज़ पसंद है वो लेना ही है, चाहे अब ये आईफोन ही है 1 लाख का, अगर अब 1,40,000 का हुआ, लोग उसको ले रहे हैं। ठीक है, धड़ल्ले से बिक रहा है, मतलब आगे से ज़्यादा सेल हो रही है। डजेंट मीन कि वो डंप हो रहा है इसलिए उसकी सेल हो रही है इतनी ज़्यादा। ठीक है, अगर वो $10 का बैग $13 का होके भी बिक ही जा रहा है, डजेंट मीन कि वो डंप हुआ है। एंड अगर वो 10 का 8 में बिक रहा होता तब तो मानते भी भाई कि डंपिंग है। 10 का 13 में बिक रहा है तो डंपिंग हुई कहाँ पे? ये तो डंपिंग की डेफिनेशन ही आपने बदल डाली ना। अब कुछ एक लोग कहेंगे हाँ भाई, जो टैरिफ के रेट से पहले उन्होंने प्राइस डिक्रीज कर दिया होगा, ठीक है, और डेफिनेशन के हिसाब से तो ऐसा होता है कि 100 की चीज़ अगर 80 में कर दी, उस पर टैरिफ लगा के अगर वो 110-20 की भी है तो वो डंपिंग गिनी जाती है। हाँ वही गिनी जाती होगी, पर नॉर्मल लेमैन में भी अगर हम समझें, ठीक है, अगर उसको कंसेप्ट को समझ के हम थ्योरी में ना जाएं, अगर 10 की चीज़ 13 में बिक रही है, ठीक है, तो वो डंपिंग तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। 10 की चीज़ 8 में बिके वो तो डंपिंग है भी। ठीक है, तो ये एक टोटली वेग रीज़न है। ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है। उनको इस चीज़ से तकलीफ है कि हमारी कंट्री फिर भी इतने टैरिफ्स होने के बाद भी उस स्पेस पे ग्रो कर रही है। पुतिन जो है इंडिया में उन्होंने विजिट किया है, इंडिया ने रशियन ऑयल को लेके अभी भी कोई इतना बड़ा मेजर स्टेप नहीं लिया है, यूएसए के कहने पे चल नहीं रहा। इंडिया इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, डिफेंस में ग्रो कर रहा है, हर एक चीज़ में इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऊपर को ही है। इतनी ज़्यादा टैरिफ होने के बाद भी आज हमारे इंडियन मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही खड़े हैं। तो ये सब होने के बाद भी इंडिया पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ट्रंप को हमने नोबेल पीस प्राइज भी नहीं दिया। सो वो अपनी पर्सनल बायस इस चीज़ को लेके आ रहे हैं बीच में। उनको नहीं, अगर उनको ट्रेड डील नहीं करनी है तो वो नहीं करेंगे। देयर इज़ नो अदर रीज़न। उनको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है तो करनी है। सो बट नथिंग टू वरी अबाउट इट यार। ऐसे डिक्टेटर बहुत आए बहुत गए। कनाडा में भी आपने देखा था, एक आया था, ट्रूडो नाम से आया था। कहाँ है अब किसी को नहीं पता। पहले सुर्खियों में रहता था, अब नहीं है। अब तो उनकी सुर्खियों में भी नहीं है वो। जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं कनाडा के, उन्होंने इनवाइट किया यार इंडिया को कि प्लीज कम सिट विद अस। इंडिया इज अपकमिंग ग्लोबल पावर। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन इग्नोर इंडिया राइट नाउ, जिस पोजीशन पे हमारी कंट्री प्लेस्ड है इस वक्त। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस न्यूज। ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी नहीं होती ट्रेड डील तो ना हो यार। अभी भी 50% टैरिफ है, वी आर गुड, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड वैसे भी न्यूज़ आई है, अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शायद, जो राइस एक्सपोर्ट्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राइस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन, बट ही सेइंग वी हैव 10 टाइम्स बिगर अपॉर्चुनिटी टू सेल इन फिलीपींस। 10 गुना ज़्यादा मार्केट है फिलीपींस की। इवन इफ वहाँ से अगर वो एडिशनल टैरिफ लगा भी देते हैं, 50 का 70, 75, 100 भी अगर कर देते हैं, तो जितना हम उधर एक्सपोर्ट करके कमाते थे उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फिलीपींस में एक्सपोर्ट करके कमाने की। उनके कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी तंग है और तंग हो जाएंगे।
ठीक है, 2 साल निकल गए हैं, 2 साल और से ही ट्रंप के निकलेंगे, फिर वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ मेजर पॉइंट, ठीक है, और हमें इनसे डरना चाहिए। एलटी फूड्स, केआरबीएल जैसे स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं आज। अपने जो है एफआईआईज, इन्होंने भी ये न्यूज़ के चलते इनमें सेलिंग की काफ़ी ज़्यादा। एंड एंड अगर हम अगले रीज़न पे जाएं तो अगला रीज़न है कि अपसाइड का कोई ट्रिगर नहीं था। आई डोंट थिंक देयर हैज़ टू बी अ ट्रिगर एवरी डे फॉर मार्केट टू मूव अपवर्ड्स। अगर हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जो अपनी इकोनॉमी है उसमें उस लेवल से काम कर रहे हैं, उस लेवल से ग्रोथ कर रहे हैं, उस लेवल से इन्वेस्टमेंट्स को पार्क कर रहे हैं, उस लेवल से पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उस लेवल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वी रिक्वायर एन अपसाइड ट्रिगर एवरी डे सो दैट कि मार्केट ऊपर जाए। हाँ, ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से वो इम्पॉर्टेंट है, उनको एक डायरेक्शनल मूव चाहिए होते हैं, बीट अपवर्ड्स और बीट डाउनवर्ड्स, उन्होंने पैसे उसी से बनाने होते हैं। बट अगर हम देखें, इंडिया की स्टोरी देखें, तो आई थिंक ये क्वार्टर अब जब एंड होगा तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर आएंगे, क्योंकि जीएसटी के रेट कट्स काफ़ी ज़्यादा जो अभी पीछे गवर्नमेंट ने किए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा एक कंजम्पशन को बूस्ट मिला है इकोनॉमी में। लोअर लेवल पर भी मैं अगर ग्राउंड लेवल पर भी मैं मार्केट्स में देख रहा हूँ, बी इट ज्वेलरी फील्ड, बी इट ग्रोसरी, एपरल्स, टेक्सटाइल फील्ड, जो सारी फील्ड्स हैं, इनमें ऑटो हो गई, इनमें काफ़ी सेल्स जो है वो बूस्ट हुई हैं। एंड लोग काफ़ी उस चीज़ से खुश भी हैं, लोग ले भी रहे हैं, डिमांड बढ़ी भी है उसके कारण से। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, कोई अगर अपसाइड ट्रिगर नहीं था। क्रूड ऑयल भी स्टेबल है एंड ये कह सकते हैं इसको, ये अपॉर्चुनिटी है, डिप्स पे बाय करने वाली रादर अपॉर्चुनिटी है ये वरीसम फॉल नहीं है। डिप्स पे बाय करो मज़े से एंड चिल करो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले रीज़न की ओर। और इस रीज़न की ओर बढ़ने के लिए हमें अपनी ट्रेन को जो है जापान की तरफ थोड़ा घुमाना पड़ेगा, जहाँ से एक बड़ा ग्लोबल शॉक सिग्नल जो है वो आया है। जापान के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स अब पिछले 18 साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और जो कि आज भी हमें बढ़ते हुए दिखे। यानी जापान में इंटरेस्ट रेट सेफ बॉन्ड्स पर इतना अट्रैक्टिव हो गया है जितना पिछले 18 सालों में कभी नहीं था। जब डेवलप्ड देशों के सेफ बॉन्ड्स पर रिटर्न ऊपर जाता है तो इस सिनेरियो में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सोचना सीधा होता है, रिस्की इमर्जिंग मार्केट्स में क्यों रहूं यार, सेफ रिटर्न ले लो जापान में या यूएस में। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे हमारे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और वो पैसा निकालकर सेफ बॉन्ड्स में शिफ्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मोड। अब ये यील्ड्स इतनी तेज़ी से ऊपर गए क्यों, इसका रीज़न क्या है? पिछले 17-18 सालों में नहीं गए तो अब क्यों जा रहे हैं? इसका सीधा कनेक्शन है जापान के नए स्टिमुलस पैकेज से। जी हाँ, जापान की सरकार ने 21 नवंबर को लगभग 21 ट्रिलियन येन का मैसिव स्टिमुलस पैकेज पास किया है। एक तरह से ये इकोनॉमी को पुश देने की कोशिश है। सिंपल भाषा में आधा पैसा जो है वो जापान की गवर्नमेंट सोच रही है पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, और आधा फ्यूचर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए उनकी जो है ये प्लानिंग बनी हुई है। अब रिलीफ पार्ट में देखें तो नॉर्मली जो लेमैन की रिक्वायरमेंट होती है, बिजली गैस के बिल की सब्सिडी, पेट्रोल डीजल में टैक्स कट्स हो गए, कुछ हाउस होल्ड्स को कैश सपोर्ट भी देंगे, और मिडिल क्लास को छोटा इनकम टैक्स बेनिफिट, यानी महंगाई का थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश। फ्री की रेवड़ियाँ नहीं यहाँ पे बट रही दोस्तों, थोड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट साइड में देखें तो जापान पैसा लगा रहा है फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ में, एआई,
शिप बिल्डिंग, डिफेंस, सेमीकंडक्टर जैसी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में वो अपना पैसा जो है ये इन्वेस्ट करेगा, ताकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में वो बने रहें और वो होती रहे जापान में। लेकिन असली सवाल ये है, इतना पैसा आएगा कहाँ से? जापान ऑलरेडी दुनिया का सबसे कर्जे वाला देश है दोस्तों। उनका गवर्नमेंट डेट पूरी इकोनॉमी के साइज से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब इस नए पैकेज को फंड करने के लिए गवर्नमेंट को फिर से बॉन्ड्स बेचकर बोरिंग करनी पड़ेगी, यानी और उधार। और जब ये सिचुएशन आती है, जब डेट ऑलरेडी इतना बड़ा हो और फिर आप और बोरोइंग करो, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक चीज़ आती है, अगर मुझे रिस्क लेना है तो मुझे बड़ा हुआ, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए। इसी डिमांड की वजह से बॉन्ड यील्ड्स तेज़ी से ऊपर गए और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अगर को हम उसको देखें, 18 ईयर यील्ड्स अगर हम देखें, वो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गए हैं। ऊपर से बैंक ऑफ जापान भी अब ज़ीरो इंटरेस्ट वाली दुनिया से निकलकर, जी हाँ, आपको सुन के हैरानी होगी, बैंक ऑफ जापान में इंटरेस्ट रेट ज़ीरो के बराबर थे। लोग क्या करते थे, उधर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, 0% इंटरेस्ट रेट से जापान से लोन लेते थे। इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया हो गई, चाइना हो गई, यूएस से जैसी डेवलप मार्केट हो गई, उनमें वो इन्वेस्ट कर देते थे, वहाँ से रिटर्न लेके फिर वो वापस कर देते थे, फ्री मनी, तो काफ़ी इंजॉय किया उन्होंने। बट अब सिनेरियोस चेंज होने वाले हैं। बैंक ऑफ जापान अब ज़ीरो इंटरेस्ट रेट वाली दुनिया से निकलकर पॉलिसी रेट 0.5% से बढ़ाकर अब 0.75% करने की तैयारी में है। यानी एक साइड फिजिकल बोरिंग, दूसरी साइड इंटरेस्ट रेट हाइक, एक्सपेक्टेशन डबल प्रेशर। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट अब समझते हैं इंडिया पर क्या आएगा। सिंपली जब जापान और यूएस में सेफ रिटर्न्स ऊपर जाते हैं ऐसी कंट्रीज़ में, तो एफआईआई सोचते हैं यार हमें इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया हो गया, इनमें एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए इतना तैयारी नहीं है हमारी। तो वो क्या करते हैं, इंडिया इक्विटीज़ बेचते हैं, रुपये पर प्रेशर आता है और मार्केट एज यूजुअल रेड में क्लोज होता है जब सेलिंग आती है। तो वो रिस्क अवॉइड करते हैं और सेफ हेवन्स में भी अपना पैसा पार्क करना शुरू कर देते हैं। पूरा नहीं करते, बट डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से एक नया एग उनकी बास्केट में आ जाता है और उस नए एग को जो है वो फीड हमारे इमर्जिंग मार्केट से मिलती है। तो दोस्तों, जापान का इस एक्शन की समरी ये है कि उनके लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनकी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिलेगी, लेकिन दुनिया को सिग्नल मिलेगा कि जापान और बोरोइंग करेगा और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे। और जब भी डेवलप्ड वर्ल्ड के रेट्स ऊपर जाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है पैसे का एक हिस्सा इमर्जिंग मार्केट से निकल के उन्हीं सेफ बॉन्ड्स में पार्क हो जाता है। इसलिए आज हमने देखा यील्ड्स ऊपर गए, एफआईआईज़ की सेलिंग हुई, ठीक है, और निफ्टी हमारी बेचारी नीचे आ गई। तो आगे क्या हम देखेंगे, अगर जापान का स्टिमुलस ग्रोथ क्रिएट करता है तो मार्केट शांत हो सकता है, लेकिन अगर ये बोरिंग बढ़ती रही और यील्ड्स और चढ़ गए तो वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट रीज़न की ओर, जो है हमारा पैसा। हाँ जी हाँ, हमारा प्यारा पैसा, हमारा रुपी गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, बिना किसी शर्म के, हया के। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर आना है नहीं आना है, इसको सिर्फ गिरना ही है। तो चलो देखते हैं क्या रीज़न्स है कि ये गिरता ही जा रहा है। तो डॉलर रुपये का रेट फ़िलहाल 90 के आसपास ही घूम रहा है और पिछले हफ्ते इसने लगभग ऑल टाइम लो लगाया था 90.3 का, एंड अब ये करीब आज
90.15 के करीब दोबारा पहुंच गया, जबकि ये 5% तो गिर ही चुका है 2025 में। ये प्रेशर आ क्यों रहा है? पहली वजह ये है वीक फॉरेन फ्लोज। एफपीआईज इक्विटी में नेट सेलिंग कर रहे हैं, उनके रीजन मैंने आपको ऊपर बताए हैं। ट्रेड फ्लोज भी उतने स्ट्रांग नहीं है। दूसरी वजह है इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है उसकी अनसर्टेनिटी। ट्रम्प भाई साहब कह सकते हैं, जब तक टैरिफ और नेगोशिएशन का इशू क्लियर नहीं होता करेंसी पर रिस्क प्रीमियम लगा रहता है और तब तक ये शांत होता नहीं दिखता। और तीसरी वजह जो कि ग्लोबल है, जापान और यूएस जैसे देश में अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती है तो उनमें डॉलर येन ऐसे करेंसीज जो हैं डेवलप्ड वर्ल्ड की स्ट्रांग होती है, तो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे एशियन करेंसीज हो गई, तो उनकी जो करेंसी है वो प्रेशर में आती है इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि उनका पैसा निकल के जो है डेवलप्ड वर्ल्ड में जाता है। आरबीआई ऑब्वियसली इसको 90 के आसपास डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है स्वैप ऑक्शंस और स्पॉट मार्केट इंटरवेंशन के थ्रू, लेकिन जब तक ग्लोबल फ्लोज वीक रहते हैं और फेड का क्लियर डोविश सिग्नल नहीं मिलता, रूपी के लिए इजी रिकवरी मुश्किल लग रही है अभी फ़िलहाल। तो बढ़ते हैं हमारे अगले रीज़न की ओर, जहां एफआईआईज ने आज फिर हमारे इंडियन मार्केट्स में नेट 2971 करोड़ की सेलिंग की, और वहीं हमारे प्यारे हमारे दुलारे डीआईआईज ने 5346 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। शायद इन्होंने हमारा बाय ऑन डिप्स वाली बात सुन ली थी डीआईज ने, और इन्होंने वही आज फॉलो किया। तो ये थे कुछ एक रीजंस जिनकी वजह से मार्केट में आज हमें क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला एंड मार्केट्स रेड कैंडल्स के साथ क्लोज हुई। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, जहां हम सेक्टर की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल आज टॉप गेनर बना रहा, जहां टाइटन, बाटा, वोल्टास जैसे स्टॉक्स में बाइंग आई, क्योंकि मार्केट अभी भी प्रीमियम अर्बन कंजम्पशन की स्टोरी पर भरोसा कर रहा है, और साथ ही जीएसटी रेट कट्स के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है हमें देखने को मिल रही है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉकेट आज था पीएसयू बैंक्स, जहां एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया जैसे नाम वैल्यू बाइंग की वजह से ऊपर गए। क्लीन बैलेंस शीट, अच्छी क्रेडिट ग्रोथ और रीजनेबल वैल्यूएशन की वजह से ये सेगमेंट एफआईआईज की सेलिंग की बावजूद भी डीआईआईज का फेवरेट बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम लूजर्स में सबसे बड़ा जो सेक्टर हमें आज देखने को मिला वो था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर पर टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल जैसे एक्सपोर्टर्स फेड की अनसर्टेनिटी और यूएस के स्लोडाउन के डर के वजह से बेच दिए गए, क्योंकि इनका रेवेन्यू डायरेक्टली डॉलर इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है। ऑटो सेक्टर भी आज वीक रहा, जहां एम&एम, हीरो मोटरकॉप जैसे स्टॉक्स ईएमआई हाई रहने, रूरल डिमांड सॉफ्ट होने और ट्रेड टेंशन के चलते प्रेशर में दिखे। अगर हम स्टॉक लेवल पर बात करें तो स्टॉक लेवल पर आज टॉप परफॉर्मर था इटर्नल यानी जोमेटो जैसे न्यू एज प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छा मूव दिखा। टाइटन ने कंज्यूमर ड्यूरेबल को सपोर्ट किया, और आज हमें अडानी एंटरप्राइजेज में भी मैसिव राइट इशू के चलते फोकस में देखने को ये स्टॉक हमें मिला। लूजर साइड्स में एशियन पेंट्स ने सबसे जोर का झटका दिया, सबसे बड़ा झटका दिया। स्टॉक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते 4 से 5% तक टूट गया। एविएशन की बात करें तो इंडिगो की जो सर्विसेज हैं वो दोबारा से जो है अब स्टार्ट हो चुकी हैं। 100% तो नहीं हम कह सकते इसे, क्योंकि डीजीसीए ने फ़्लाइट का शेड्यूल जो है वो 5 से 10% कट के साथ ऑर्डर किया है, जिसमें शॉर्ट टर्म रेवेन्यू और रेपुटेशन दोनों पर प्रेशर इसके देखने को मिल सकता है, बन सकता है। और जो बाकी स्टॉक्स फोकस में थे वो थे राइस एक्सपोर्टर्स, एलटी फूड्स, केआरबीएल जैसे नाम,
और जो ट्रंप के थ्रेट की वजह से, जैसे हमने डिस्कस किया था, आज गिरे हैं। फार्मा स्पेस की बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डी ने कैंसर ड्रग के लिए बड़ी लाइसेंसिंग डील साइन करके लॉन्ग टर्म पाइपलाइन को एक बार फिर से अपने स्ट्रॉन्ग कर दिए। और अब हम अगर स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो अनुपम रसायन ने यूएस बेस्ड जोहॉक फाइन केमिकल नाम की कंपनी को एक्वायर करने की अनाउंसमेंट आफ्टर मार्केट आवर में दी है। जो कल के जो हमारा आज का सेशन है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक देखने के लिए बन सकता है। तो इसी के साथ हमने आज सारे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। और अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट डेली बेसिस पर ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो अब हम मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।